जी हाँ, आज हम इकाई 1 से जो यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी हुई यूनिट है इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास, आज हम उसके ऊपर लगभग 200 से ज़्यादा प्रश्न करने वाले हैं। जी हाँ, आप सही जगह पे आए हुए हैं। अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने का इस समय है कि कितने प्रश्न आपके 200 में सही हो रहे हैं, आप स्वयं जान सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न अगर मैं पढ़ती हूँ उसके बाद में उत्तर मैं दे देती हूँ और आपको लगता है कि मुझे सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद में स्वयं से उत्तर दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ दर्शक की भांति मत बैठिएगा, अपनी एक कॉपी और एक कलम दोनों साथ में लेके बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य लगते हैं उनको आप नोट करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त का ज़ाया किए हुए। नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो इसका रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? पूर्वी बोली, पश्चिमी बोली, खड़ी बोली। ठीक है, ये सारी ही बोलियां आपको पता होनी चाहिए। कौन किस बोली के अंतर्गत आती है, किस वर्ग में आती है, किस हिंदी वर्ग में आती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी वर्ग में बांगरू, ब्रज और कन्नौजी, ये तीनों तो आती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। छत्तीसगढ़ी किस में आती है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? सभी को पता होना चाहिए, वर्तमान में 22 भाषाओं को स्वीकृति दी गई है। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ग्रिम नियम का संबंध ध्वनि विज्ञान से है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। संचार माध्यमों में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है संचार माध्यमों में? पहला ऑप्शन है हिंदी का शासकीय रूप, हिंदी का साहित्यिक रूप, हिंदी का शुद्ध व्याकरणिक रूप या फिर हिंदी का व्यवहारिक रूप। तो सही उत्तर हो जाएगा संचार माध्यमों में प्रयोग होता है हिंदी का व्यवहारिक रूप। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अभी ग्रामर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे हैं। आपने पिछली ही कक्षा में देखा था, क्रिया विशेषण से संबंधित एक प्रश्न बना था आपके नेट जेआरएफ के पेपर में। तो कोशिश ये कीजिए कि जितना भी ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है सिलेबस में उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आशा करती हूँ सभी के पास अपने सुरक्षित नोट्स होंगे। उन नोट्स को एक बार दो बार दोहरान कर लीजिएगा, तब जाके परीक्षा में बैठिएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो य, र, ल, व, ये सारे ही अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा बिहारी नहीं है। ठीक है, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, एबीसी की ट्रिक से हमने याद भी करवाया था आपको, ये सारी पूर्वी बोली में आती हैं। बोली का लघुत्तम रूप क्या है? तो बोली का लघुत्तम रूप उपबोली है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बंगला, असमिया या फिर कन्नड़? तो द्रविड़ परिवार की भाषा कन्नड़ है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बताइए, बैसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस या फिर मगध? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बनारस की बोली को काशिका भी कहा जाता है। ठीक है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? इसका एक विकास क्रम भी पूछा गया था पीवाईक्यू के रूप में। तो याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति होती है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी काव्य भाषा किसने कहा था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने कहा था साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी काव्य भाषा। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? बताइए, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है ब्रज भाषा। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य से। और डिंगल भाषा किससे बनती है? याद रखिएगा, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा के योग को हम डिंगल भाषा कहते हैं। और पिंगल भाषा किसको कहते हैं? पिंगल भाषा अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा के योग को हम पिंगल भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार की भाषा जो नहीं है वो हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी भारोपीय परिवार की भाषा? सही उत्तर हो जाएगा मलयालम नहीं है। ठीक है, मराठी, गुजराती, हिंदी तीनों ही भारोपीय परिवार की है, मलयालम नहीं है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? इलाहाबाद, ओरछा, मथुरा या फिर बनारस? सभी को पता होना चाहिए, मथुरा, वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है अवधी। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। याद रखिएगा,
पूर्वी हिंदी में है। बुंदेली भी है, खड़ी बोली भी है, ब्रजभाषी, सभी ही पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोगरी। तो इसमें भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है, ठीक है। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी, बुंदेली, मगही या फिर मैथिली। तो मैथिली, बुंदेली, मगही तीनों आती हैं। कौन सी, माफ कीजिएगा, भोजपुरी अंतर्गत कौन सी, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है पूछा गया है। तो भोजपुरी भी आती है, मगही भी आती है, मैथिली भी आती है, ठीक है। बुंदेली नहीं आती है, ठीक है। बुंदेली किसमें अभी हम लोगों ने पढ़ी थी? पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में ना। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया था सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 है आपका, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? आयोग वाह है, ठीक है। और नासिक के व्यंजन की संख्या पूछी गई थी, बहुत ही आसान प्रश्न था। 5 होती हैं नासिक के व्यंजन। कौन से? इया, अंगा, जो लास्ट में जो का वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग ये होते हैं ना, तो ये इन सभी के जो 5वां वर्ण होता है, उन 5वें वर्ण को हम लोग नासिक के व्यंजन कहते हैं। और ये आपके 5 वर्ग के आखिरी शब्द होते हैं जिसको नासिक के कहते हैं, नासिक के व्यंजन, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ? तो ब्रजभाषा का विकास सभी को पता है, प्रश्न रिपीटेड है, शौरसेनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या था, बताइए। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन, इससे पहले अगर आप जाते हैं तो अवहट्ट भाषा मिलती है ना, पाली, प्राकृत, अवहट्ट, फिर अपभ्रंश, उसके बाद पुरानी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। मार्कंडेय प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने रूप स्वीकार किए जाते हैं, बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3। मार्कंडेय प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के 3 रूप स्वीकार किए जाते हैं। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? सभी को पता होना चाहिए, बिहार की है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इतिहास। ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम बताइए। सेम ऐसे ही प्रश्न आया था आपका, इसमें हिंदी लिपि का विकास पूछा गया था, देवनागरी लिपि का विकास पूछा था कि किस प्रकार से इसका विकास हुआ है, बताइए। तो ब्राह्मी लिपि का विकास अनुक्रम है, मतलब ब्राह्मी लिपि के आगे की जो लिपियां आई हैं, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, उसके बाद में देवनागरी लिपि। ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, देवनागरी। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ में सम्मिलित करना है। चलिए, धातु सिद्धांत, यो है हो सिद्धांत, इंगित सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत। मिलान कर लेते हैं, एक नया प्रश्न होगा आपके लिए। धातु सिद्धांत हेज, यो हे हो सिद्धांत ये आपका हो जाएगा न्यावर, इंगित सिद्धांत राय, संपर्क सिद्धांत रिवेज, ठीक है। तो इसके आधार पर अगर आप देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 31। ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ऑप्शंस ये अभी कथन और तर्क वाले हैं। कथन है ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है, और ब्रजभाषा में पौरुष वर्णों का भाव है, बताइए। ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है और ब्रजभाषा में पौरुष वर्णों का भाव है, तो ए आंशिक सही है और बी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अपभ्रंश के मुख्य छंद कौन से हैं? अपभ्रंश के मुख्य छंद हैं दोहा, ठीक है। आगरा का बोली क्षेत्र क्या है? सभी को पता होना चाहिए, मथुरा, आगरा, है ना, ये सभी ब्रजभाषा के अंतर्गत आती हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताइए। बहुत ही फेमस प्रश्न और पुराना प्रश्न है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है। इसके पहले अगर आप जोड़ेंगे तो अवहट्ट को जोड़ सकते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट्ट, उसके बाद में अपभ्रंश। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है, बताइए। तो सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी प्राच्य वर्ग में आती है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? 13 स्वर माने हैं, 38 व्यंजन माने हैं, टोटल 51 है, ठीक है। याद रखिएगा, और यही सर्वमान्य देखने को मिलता है हर जगह, 13 स्वर और 38 व्यंजन। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा? तो प्राकृताभास हिंदी अपभ्रंश को, जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल की पूरी पुस्तक मैंने पढ़ाई हुई है। अगर आपको पढ़नी है और आपके पास में रखी हुई है पुस्तक, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो पूरे 97 वीडियो बने हुए हैं, आप उनको जाकर के देख लेंगे तो पूरी पुस्तक आप समाप्त कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव किससे माना है?
सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश से रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं आती? देख लीजिए, छांट लेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें पश्चिमी हिंदी में नहीं आती। देखिए पहला ही ऑप्शन है अवधी, जो कि पूर्वी हिंदी का भाग है। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, तीनों ही पश्चिमी हिंदी की हैं। श ध्वनि का उच्चारण की स्थान क्या है? तो श तालव्य व्यंजन है, ठीक है, याद रखिएगा। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो ये माना जाता है ब्राचड़ से, ठीक है। और खस का किससे माना जाता है? पहाड़ी हिंदी से, ठीक है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? डोगरी, संथाली, बोडो, भोजपुरी। फिर से रिपीटेड प्रश्न है। ये सही उत्तर हो जाएगा, भोजपुरी नहीं है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए। अपमान, अपराध, अपयश या फिर अपमति। तो इसमें अगर आप देखें टुकड़े में करके तो अपमान, अपयश, अपमति अपराध में नहीं है। अगर आप इसको टुकड़ा करेंगे तो राध का कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। आप मान देख लीजिए, यश देख लीजिए, मति देख लीजिए, तीनों का अर्थ है, लेकिन राध का अर्थ तो नहीं है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है। अपराध एक यौगिक रूढ़ शब्द है, ठीक है। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का विकास होता है अर्धमागधी से, याद रखिएगा, ठीक है। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी से हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसमें ओकारांत रूपों की बहुलता है? तो ओकारांत रूपों की बहुलता मिलती है ब्रज भाषा में। प्रश्न नंबर 46, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो प्राकृत से पहले क्या भी पढ़ा था हम लोगों ने? पाली। शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आकृति मूलक वर्गीकरण। आगे चलते हैं। भारूपी परिवार की भाषा नहीं है। कौन सी भारूपी परिवार की भाषा नहीं है? बताइए। केल्टिक भी है, इतालिक भी है, जर्मनिक भी है, सियोसन नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 49, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वर्ण रत्नाकर है। इसके लेखक कौन है? ज्योतिषर ठाकुर, याद रखिएगा, पूछी जा चुकी रचना है, ठीक है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषर ठाकुर की है और मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, मतलब उपलब्ध है ये। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदायों की भाषा नहीं है। तो पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो भाषा पूछी गई, उड़िया नहीं है, मराठी नहीं है, असमिया नहीं है, फिर बंगला नहीं है। फिर से प्रश्न पढ़िए कि आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो मराठी जो है वो पूर्वी भाषा की नहीं है। आप मैप में ही देखेंगे तो उड़िया, उड़ीसा, असम, बंगला, ये तीनों भारत का मैप है ना, तो भारत के मैप में होता है ना, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो यहाँ पर देखिए उड़िया भी है, मराठा, वो मराठा छोड़ी, महाराष्ट्र तो इधर है, उड़िया भी है, असमिया भी है, बंगला भी है। मराठा जो है, जो मतलब महाराष्ट्र है, वो इस साइड है, पश्चिमी साइड में है ना। तो यहाँ पर पूछा गया था कि पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो आप थोड़ा सा भी भूगोल आप पढ़े होंगे तो इसका उत्तर बिना पढ़े भी सही दे सकते हैं अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, कथन किसका है? बताइए। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ग्रियर्सन का कथन है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो कौन सी नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, बघेली नहीं आती है। छत्तीसगढ़ में बोली जाती है ना बघेली, माफ़ कीजिएगा, एमपी में बोली जाती है। हाँ, तो एमपी और छत्तीसगढ़ का ही पहले भाग था ना। छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों पहले एक ही राज्य था, बाद में ये अलग हुआ, तो वही बघेली वहीं पे बोली जाती है। तो याद रखिएगा, बांगुरू, बुंदेली और कन्नौजी, ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी की आती है। और बार बार ये रिपीट हो रहा है प्रश्न, बघेली पूछ लिया आपकी बार, तो ये पूर्वी भाषा में आती है। आगे चलते हैं। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपभ्रंश का। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन की है? बताइए। अ, क्या, च, ट। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों से मिला हुआ। सही उत्तर हो जाएगा, सामने ही दिख रहा है, क्या, है ना। क और या। च तो एक ही व्यंजन है, ओ में तो मात्रा है, टा तो एकदम सिंगल है। जर्मन भाषा किस परिवार के अंतर्गत आती है? बताइए। चीनी, भारोपीय, बास्क या फिर सामी हामी। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारोपी भाषा के अंतर्गत जर्मन भाषा परिवार आता है। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है?
ओकार बहुला आकार बहुला पढ़ के जाइएगा, प्रश्न बनता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ओकार बहुला नहीं है, खड़ी बोली। ठीक है, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली ये तीनों ही ओकार बहुला है। आगे चलते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताना है आपको। भाषा का निर्माण में क्या अनुक्रम होना चाहिए? सही अनुक्रम, पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, है ना। सबसे छोटी ध्वनि, फिर उसके बाद शब्द, फिर पद, पद के बाद में वाक्य। तो ये भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर के उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या पूछा गया है? आपका जो कंठ है ना, ये तो आपका सर हो गया, ठीक है, अच्छी बनी है ना ड्राइंग। तो ये जो गर्दन है ना, तो यहाँ कंठ से लेकर यहाँ जो कंठ होता है ना, जहाँ पे कौवा होता है, वहाँ से लेकर के मुख विवर जो मुंह होता है आपका, उसकी ध्वनियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले कंठ से लेकर, हिंट तो यहाँ पे ही मिल गया। सबसे पहले कंठ आ गया, फिर तालु, तालव्य, फिर वर्ष। वर्ष क्या होता है? जो दांत होते हैं, दांत के पीछे का जो थोड़ा सा खुरदुरा पार्ट होता है ना, उसको वर्ष कहते हैं। फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न था। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गोरखपुर में तो खाना खा लूँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है? माफ़ कीजिएगा, मजाक कर रही थी। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है? तो आओ है। ठीक है, पूछा जा चुका है प्रश्न। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म बताना है। देखो, इसमें बघेली आ गई, ये तो पूर्वी हो गई। इसमें अवधी आ गई, ये भी पूर्वी हो गई। इसमें छत्तीसगढ़ी आ गई, ये भी पूर्वी हो गई। कन्नौजी, बांगरू तो और ब्रज ये तो पश्चिमी की हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि पश्चिमी हिंदी की दोनों बोलियां कौन सी हैं? तो खड़ी बोली भी है और बुंदेली भी है। सही ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 61 हो गया है। 62वें प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। प्रश्न है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? वाक्य में जब प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहा जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली बोली विकसित है। ठीक है, न बांगरू, न ब्रजभाषा, न भोजपुरी, अर्धमागधी से बघेली उत्पन्न हुई है। प्रश्न नंबर 64, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो पूर्ण विराम नहीं लिया गया है। ठीक है, पूर्ण विराम की जगह अंग्रेजी में फुल स्टॉप लगाते हैं ऐसे करके, है ना, और पूर्ण विराम लगाते हैं हिंदी में। ये भी अर्धविराम भी है, कॉमा भी है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला जो है वो आपका पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग में एक बार ला पूछा गया था। और रा जो है वो आपका उत्कंठित व्यंजन है, उत्क्षिप्त नहीं, कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, प्रकंपित भी नहीं है। ला भी मैंने पढ़ा था, मैं बताऊंगी आपको, कुछ थोड़ा सा उसका डिफिकल्ट नेम है, लेकिन पार्श्विक व्यंजन अगर पूछा जाए तो ला है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो, किसकी पंक्ति है ये? वैसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट पंक्ति है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। तो इसका ये बताना है कि किस भाषा काव्य पंक्तियां की बोली क्या है पूछी गई है। सही उत्तर बताना है। सही उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा है ये। ठीक है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। तो याद रखिएगा, बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है, वो है अवधी। ठीक है, हम लोग अवध प्रदेश में रहते हैं, है ना। बहुत से लोग तो हो सकता है भोजपुरी, मगही, मैथिली भी बोलते हों, बिहार के हों, परंतु अवधी भाषा उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा है। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? बताइए, अघोष ध्वनि कौन सी नहीं है इसमें? सही उत्तर हो जाएगा प और फ, अघोष नहीं है। घोष और अघोष मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। घोष अघोष वर्ण जरूर पढ़ लीजिएगा। और आपके अल्प प्राण महाप्राण कौन से होते हैं? ठीक है, अल्प प्राण आपका 1 और 3 होता है और महाप्राण 2, 4 और 5 होता है। इस टाइप से मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, उसको आप पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, इसलिए कह रहे हैं बार बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। णा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? णा वर्ग का उच्चारण स्थान, णा बोल के देखिए कहाँ से बोल रहा है। सही उत्तर हो जाएगा मूर्धा, है ना, णा। तालु नहीं है, मूर्धा। मूर्धा जो आपका ऊपर का भाग होता है, दांत के पीछे का, मूर्धा। ईसा की किस शताब्दी से अपभ्रंश का व्यवहारिक लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा 9वीं शताब्दी से। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से
माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ? सही उत्तर इसका बताना है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है गुजराती का। ठीक है, आगे चलते हैं। पंजाबी, मराठी, सिंधी, सिंधी का तो ब्राह्मण से हुआ है ना। आगे चलते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं, तो वर्णों के भेद कितने हैं अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार? तो अभ्यांतर प्रयत्नों के अनुसार वर्णों के भेद हैं 4। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, मगही नहीं है। आगे चलते हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग बताइए, पढ़िए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं एनटीए में। साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास के लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो डी का ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो डी किसमें किसमें आ रहा है, काट दीजिए। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऐसा ही सही हो गया आपका ए बी सी, है ना। ए बी सी तीनों ही सही हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ में सम्मिलित करना है। चलिए, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली आगरा में। मथुरा नहीं दिया तो आगरा लगा देंगे, आगरा नहीं दिया तो मथुरा लगा देंगे, है ना। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है ब्रज भाषा, माफ कीजिएगा, खड़ी बोली नहीं, ब्रज भाषा बोली जाती है आगरा में, है ना। मथुरा और आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, थोड़ा सा गलती हो गई। खड़ी बोली बोली जाती है बिजनौर में। बांगरू भाषा बोली जाती है करनाल हिसार में, जो हरियाणा का पार्ट है, और अवधी बोली जाती है सुल्तानपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती? भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, मगही। फिर से आसान प्रश्न, छत्तीसगढ़ी नहीं आती है। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ में सम्मिलित करना है। चलिए, क्षेत्र के साथ में सम्मिलित करते हैं। पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। देखिए, पश्चिमी पहाड़ी, शिमला मनाली गए हैं? नहीं गए हैं? तो पश्चिमी पहाड़ी शिमला में बोली जाती है। मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल में बोली जाती है। भोजपुरी जो है वो आपकी बोली जाती है गाजीपुर में, है ना। और जो मगही है वो बोली जाती है पटना में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 77 हो गया। 77 के बाद में 78 प्रश्न है आपका। 78, तो इसके आधार पर मिलान करना, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा एक बार। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का विकास मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? अपभ्रंश मत लगाइएगा, कीर्तिलता अवहट किसकी है? विद्यापति जी की। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? बहुत ही आसान प्रश्न, 343। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली। तो बघेली नहीं है। ठीक है, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया था? सही उत्तर उसका हो जाएगा, आसान है, सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो अवधी भी है, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ की, मालवी नहीं है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 84, ब्रजबोली का प्रयोग कहाँ होता है? तो बंगाल में होता है ब्रजबोली का प्रयोग। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का प्रयोग पतंजलि ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, मुंडा परिवार की भाषा का क्षेत्र क्या है? तो छोटा नागपुर। ये सुमेलित करना है आपको। स्वर ध्वनियाँ, तालव्य ध्वनियाँ, फिर आपका अल्प प्राण ध्वनियाँ और सघोष ध्वनियाँ। देखिए, जो अल्प प्राण ध्वनियाँ है ना, ये आपकी हो जाएंगी, कैसे मिलान करें इसको? स्वर ध्वनियाँ थोड़ा छोटा कर देते हैं। जो स्वर ध्वनियाँ हैं ये आपकी हो जाएंगी 4th ऑप्शन। ऐसे मिलान कर दें, आ ई ए, है ना, ये आपकी स्वर ध्वनियाँ हैं। फिर तालव्य जो ध्वनियाँ हैं वो आपकी हो जाएंगी च, छ, ज, झ। ठीक है, फिर अल्प प्राण जो ध्वनियाँ हैं वो हो जाएंगी क, त, प, ट। अल्प प्राण क, त, प, ट। फिर सघोष ध्वनियाँ, अल्प प्राण मतलब समझ रहे हैं, जिसमें कम वायु आपके मुंह से निकलती हो। महाप्राण जिसमें ज़्यादा वायु आपके मुंह से निकलती है। ठीक है, तो खा, जैसे आप बोलेंगे खा, घा, तो इसमें ज़्यादा वायु निकल रही है। लेकिन क, त, प, ट बोल रहे हैं तो इसमें कम ध्वनि निकल रही है। तो ये पहचान होती है। सघोष ध्वनियाँ क्या है? तो सघोष ध्वनियाँ आपकी ग, घ, व, भा है। ठीक है, ये ग, घ, व, भा। आगे चलते हैं। इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्रों में सुमेलित करना है। बताइए, बोली क्षेत्र में फिर से प्रश्न आ गया है। तो सही उत्तर इसका पहले मिलान कर लेते हैं, उसके बाद सही उत्तर बताएंगे। ब्रज भाषा बोली जाती है अलीगढ़ में।
फिर इसमें देखिए ना आगरा पूछा गया ना मथुरा पूछा गया। फिर भोजपुरी छपरा में, मैथिली दरभंगा में, बिहार का पार्ट है, और अवधी आपका सुल्तानपुर में। ठीक है, तो ब्रजभाषा में एक और पार्ट जोड़ लीजिएगा, अलीगढ़। ठीक है, आगरा और मथुरा और अलीगढ़। ठीक है, ब्रजभाषा, फिर भोजपुरी छपरा, मैथिली दरभंगा और अवधी सुल्तानपुर। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है मेरठ में। ठीक है, आगे चलते हैं। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? आसान प्रश्न। सही उत्तर ब्राह्मी लिपि से। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो पा बोल के देखिए, पा ओष्ठ्य। ठीक है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है। चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि का प्रवृत्ति का उदाहरण है? प्रश्न पूछा जा चुका है। चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? तो ये विपर्यय है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 94। ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? तो ग्रिम नियम जर्मन भाषा से संबंधित है। इन बोलियों को उनकी बोली क्षेत्र से सम्मिलित करना है। अब बोली क्षेत्र वाला प्रश्न अगर आ जाता है ना तो गलत मत कीजिएगा। बांगरू छपरा में नहीं, बांगरू छपरा में बोली जाएगी, बांगरू तो रोहतक में बोली जाएगी जी। ठीक है, भोजपुरी जो है वो आपकी बोली जाएगी छपरा में, कुमाऊनी अल्मोड़ा में, और खड़ी बोली मेरठ में। ठीक है, बांगरू रोहतक या फिर करनाल लिखा होता तो वहाँ पे मिलान कर लेते, और भोजपुरी जो है वो आपकी छपरा में, छापर लिखा है, छपरा होना चाहिए। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति अनुसार सही बताइए। मतलब कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का सही क्रम लगाना है आपको। शौरसेनी, नागर, पश्चिमी, वर्तमान हिंदी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले शौरसेनी आई, सही है, फिर नागर अपभ्रंश आई, सही है, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। ठीक है, देखिए अगर डी ऑप्शन एक ही में मिल भी रहा है, कहीं और डी ऑप्शन है भी नहीं, आप इसी के आधार पर सही कर सकते थे। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो राजस्थान की बोली नहीं है बुंदेली। बुंदेले हर बोलो से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो कर्म शब्द की व्युत्पत्ति तद्भव से हुई है। ठीक है, कर्म होता है तत्सम और कर्म होता है तद्भव। लिपि के विकास की प्रक्रिया में कौन महत्वपूर्ण है? तो लिपि के विकास में ध्वनि लिपि इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ में सम्मिलित करना है। चलिए फिर से आ गया, टुकड़ों टुकड़ों में छोटा कर लेते हैं। इसको तो छोटा करने से होगा भी नहीं, हो जाएगा। हड़ौती अगर देखा जाए तो हड़ौती राजस्थान हो जाएगा। बघेली जो है वो हो जाएगा एमपी मध्य प्रदेश। गढ़वाली, गढ़वाली तो आसान है, उत्तराखंड है ना। और कन्नौजी, कन्नौजी हो जाएगा आपका यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, हम कैसे मैच द फॉलोइंग कर रहे हैं, आप कैसे बताएं आपको, आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ बताइए। अरे वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब देखिए एक शब्द होता है करा, ठीक है, करो, करहूँ, करी, तो ये बताइए कि किस इसके रूप क्या है बोली के। तो देखिए आप अगर मान लो कुछ भी नहीं आता है तो मान लो आता है आपको करहूँ, ठीक है। देखो ब्रज भाषा को तो आप समझ सकते हैं, करो है ना, करो करो, ये ऐसे करके करो ब्रज भाषा। ठीक है, तो सी का 5th आप देख लीजिए, सी में 5th ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सी का 5th, अब देखिए सी का 5th ऑप्शन आ रहा है सिर्फ ए में, तो ए ही सही हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलो मिलान करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमको पता था कि करो जो है वो ब्रज भाषा का है, फिर जो करी है ये हम का करी अवधि का है। ठीक है, करहू जो है वो आपका हो जाएगा करहू, ये आपका हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, करी जो है वो आपका हो जाएगा बांगरू, है ना। फिर से मिलान करते हैं, करी हो जाएगा बांगरू में, करहू हो जाएगा अवधि का, करो हो जाएगा ब्रज का, और करा हो जाएगा भोजपुरी का। ठीक है, करा, करा हो
काम करा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो बोली नहीं बोली जाती है वो है मैथिली, ठीक है, ये बिहार की है भाषा। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो गुलेरी जी ने किया। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली थी? अच्छा प्रश्न है। 14 सितंबर 1949 को मिली थी मान्यता। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? च, छ, ज, झ, य। बताइए। च, छ, तालव्य, है ना। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? बताइए। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की किस रचनाओं का प्रयोग किया गया है? तो पिंगल, बुंदेली, डिंगल, प्राकृत। तो डिंगल भाषा में प्रयोग किया गया। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, तो राजस्थानी शब्द आ गया, तो डिंगल भाषा। आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए आप पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे, बीसल देव रासो पढ़ेंगे, सब राजस्थानी तो है साहित्य, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके यूपी का है या फिर छत्तीसगढ़ का है या फिर बिहार का है, तो ये राजस्थानी है। तो पिंगल भाषा को, डिंगल भाषा को आप बिना सोचे समझे लगा भी सकते हैं अपने कॉमन सेंस के थ्रू। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की मारवाड़ी नहीं है, राजस्थानी आ जाएगी। कौरवी भी है, बुंदेली भी है, कन्नौजी भी है, तो मारवाड़ी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? तो पद का योगदान नहीं होता। जब शब्द, जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द लिखते हैं हम, क्या लिखे शब्द में? मान लीजिए उपसर्ग लिखते हैं, ठीक है, तो उपसर्ग में शब्द रचना में योगदान नहीं होता। तो पद तो एक पूरा, जिसको पूरा जैसे प्रत्यय भी होता है, धातु भी होती है, उपसर्ग भी होता है, ठीक है, लेकिन पद तो एक अलग चीज़ हो जाएगी ना। तो योगदान शब्द रचना में किसका नहीं होता? तो पद का नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं ही एक पद होता है, ठीक है। आप कोई भी नाम लिख दें, मान लीजिए आपने कोई भी आहट लिख लिया, या फिर मान लीजिए आपने कोई हिंदी साहित्य लिख लिया, साहित्य शब्द लिख लिया, तो साहित्य में भी एक पद है पूरा, लेकिन योगदान तो उसका प्रत्यय से हुआ है, धातु से हुआ है, उपसर्ग से हुआ है ना। निम्नलिखित में से क्रिया रचना को उनके सही भाषा रूप में सुमेलित करना है। चलिए फिर से क्रिया रूप में आ गया है। अययु, अययु जो है वो आपका अपभ्रंश है। आइल गईल भोजपुरी में बोला जाता है। आवा जावा अवधी भाषा में आवा हो। आयो घोष बड़ा व्यापारी ब्रजभाषा, ऐसे ही आप समझ जाएंगे सूरदास का भ्रमर गीत सार से, है ना। आयो घोष बड़ा व्यापारी आपके जेआरएफ के सिलेबस में भी लगा हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के नाम से सुमेलित करना है आपको। चलिए संधि मिलाना, कौन सी किसमें संधि लगी हुई है? निह रोग, तो ये आपकी विसर्ग संधि है। दीर्घाकार, ये आपकी दीर्घ संधि है। सदाचार, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। और प्रत्येक में यण संधि हो जाएगी, है ना। संधि तो बिल्कुल चुटकियों में हल करके आना है, संधि, समास, ये सारे ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका आगे आता है 112, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? बताइए। ये तो बहुत आसान है, शौरसेनी अपभ्रंश से है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम क्या दिया है? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को विभ्रष्ट भाषा कहा है। लोक भाषा मत बोल दीजिएगा, विभ्रष्ट भाषा कहा है भरत मुनि ने अपभ्रंश को। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, बताइए। देखिए ये तीनों ही सही हैं, ये गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। समग्र ध्वनि के व्यक्ति, समग्र ध्वनियों के व्यक्ति, मुझे तो थर्ड लग रहा है, लेखन की अनेक रूपता होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन, इसको चेक करके बताते हैं, ठीक है, ये डाउट है, मुझे बताइएगा। 114 का आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? बताइए। सदुक्कड़ी राजस्थानी भाषा मिश्रित खड़ी बोली को हम लोग सदुक्कड़ी भाषा बोलते हैं। परिभाषा के रूप में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सदुक्कड़ी भाषा का अर्थ है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नामी साधु द्वारा किया गया नहीं है? बताइए। नामी साधु द्वारा किया गया नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्राह्मण। उपनागर भी है, आभीर भी है, ग्राम्य भी है, ठीक है। जब अपभ्रंश के आप भेद देखते हैं तो उपनागर, आभीर और ग्राम्य भी है, परंतु जो नहीं वो ब्राह्मण नहीं है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है, किससे मानी जाती है पश्चिमी हिंदी की? शौरसेनी से। कई बार पढ़ चुके हैं, प्रश्न गलत मत कीजिएगा। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। ये सब तो फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड है, लेकिन अमीर खुसरो का सबसे पहले नाम आता है। अवहट भाषा का तात्पर्य क्या है? तो अवहट भाषा का तात्पर्य है परनिष्ठित अपभ्रंश।
थोड़ी सी सुधरी हुई भाषा, अवहट भाषा का तात्पर्य। निम्नलिखित हिंदी के उद्भव और विकास को पूर्ववर्ती सही भाषा श्रृंखला मतलब क्रम में लगाना है। सबसे पहले वैदिक भाषा आई, वैदिक संस्कृत भी लिख देते तो भी गलत ना होता, फिर संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 120 हो गए हैं। प्रश्न नंबर 121, पूरे 200 प्रश्न करेंगे। लहंदा जो एक प्रांतीय भाषा है कि जन्मदात्री कौन है? लहंदा पैशाची है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो सिंधी है वो ब्राचड़ है। ठीक है, लहंदा पैशाची और जो सिंधी है वो ब्राचड़। उर्दू साहित्य के जन्मदाता कौन है? वली साहब हैं। ठीक है, वली साहब। बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? अभी काशिका पूछा गया था, काशिका तो बनारस की हो गई, बैसवाड़ी किसकी है? तो बैसवाड़ी हो जाएगी आपकी अवधी की। ठीक है, बैसवाड़ी अवध में बैस और काशिका बनारस की। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। जाटू किस बोली को कहते हैं? तो जाटू बोलते हैं बांगरू भाषा को। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी जो है वो प्राचीन भाषा नहीं है। अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत तीनों ही प्राचीन में आ जाती। प्राचीन तो ये भी है लेकिन इनके मुकाबले प्राचीन ये ज़्यादा नहीं है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? बताइए। सही उत्तर इसका हो जाएगा 52, है ना। ताश के पत्ते भी तो 52 होते हैं। बाजार किस भाषा का शब्द है? तो बाजार उर्दू भाषा का शब्द है। याद रखिएगा, तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू और बाजार किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। दक्षिणी हिंदी के साहित्य में प्रधान क्या है? तो सूफी मत। प्रश्न नंबर 130, कौन सी बोली ब्रजभाषा से बहुत मिलती जुलती है? तो ब्रजभाषा से बहुत मिलती जुलती कन्नौजी है। कन्नौजी बोली का केंद्र क्या है? इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्रुखाबाद। ठीक है। हिंदी उर्दू का मूल आधार कौन सी बोली है? तो हिंदी उर्दू का मूल आधार है अवधी भाषा। प्रश्न नंबर 133, कौरवी किस बोली का प्राचीनतम नाम है? कौरवी, अब देखिए 3 वर्ड पढ़ लिए, बैसवाड़ी, कौरवी और काशिका। नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैसवाड़ी, काशिका और कौरवी। ठीक है, कंफ्यूज होने के लिए इतने शब्द काफ़ी हैं जो बच्चे नए हैं। कौरवी खड़ी बोली को कहते हैं, बैसवाड़ी अवधी भाषा को कहते हैं और काशिका बनारस की बोली को कहते हैं। ठीक है, नोट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। उर्दू का प्रारंभिक नाम क्या था? तो उर्दू का प्रारंभिक नाम था जवान उर्दू ए मुअल्ला। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में स्थित है। बिहारी भाषा के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल नहीं है? तो कौन सी शामिल नहीं है बिहारी में? भोजपुरी, मगही, मैथिली तीनों शामिल हैं, छत्तीसगढ़ी नहीं है। रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? तो रानी केतकी की कहानी की भाषा है उर्दू नहीं, खड़ी बोली है, खड़ी बोली है। अपभ्रंश भाषा की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो अपभ्रंश भाषा की प्रमुख विशेषता है वर्णों की द्वित्व प्रवृत्ति, मतलब 2 वर्ण एक साथ आ जाते हैं अपभ्रंश भाषा में। विभाषा जिसे अंग्रेजी में डायलेक्ट कहते हैं, से तात्पर्य क्या है? तो डायलेक्ट पता है, जो प्रांत होता है ना किसी विशेष क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा, उसको डायलेक्ट कहते हैं। ठीक है, विभाषा अब एक प्रांत अथवा उपप्रांत पर बोली जाती है ये। शतम समूह में कौन सी भाषाएं आती हैं? तो शतम समूह में ईरानी भाषाएं आती है। सिंधी भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया गया? अभी हमने बताया था आपको, सिंधी के लिए किस लिपि का प्रयोग किया गया। यहाँ वो बोली नहीं पूछी गई है, किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो फारसी लिपि का प्रयोग। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में हुई थी और हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंखें बंद करके गिलक्राइस्ट पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो गिलक्राइस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। खड़ी बोली गद्य में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? तो सभी को पता होना चाहिए, भाषा योग वशिष्ठ निरंजनी प्रसाद का। मैथिली गद्य का सर्वप्रथम गद्य वर्ण रत्नाकर की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिषर ठाकुर। मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था पहले। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या है? तो हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना इसका मूल उद्देश्य है, नागरी प्रचारणी सभा और काशी की स्थापना का। प्रारंभ में हिंदी का प्रचार करने के लिए अनेक नगरों में हिंदी प्रचार संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इस क्रम में स्थापित भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक पूछे गए हैं, कौन है? तो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन है? बाबू तोताराम, श्याम सुंदर दास नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम है। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसमें हो जाएगा बाबू राधा कृष्णदास। ठीक है, राधा कृष्णदास नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे।
पंजाब में हिंदी का प्रचार मुख्यतः किसने किया था? तो श्रद्धाराम फुल्लेरी ने किया था। इनके कौन सा एक उपन्यास, आपके उपन्यास लगा हुआ नहीं है लेकिन ये उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, बताइएगा उस उपन्यास का नाम क्या है? सन 1893 में हिंदी प्रचार के निमित्त सर्वाधिक सशक्त सभा की स्थापना की गई थी, उस सभा का नाम बताना है। 1893 में सही उत्तर हो जाएगा नागरी प्रचारणी सभा। द्रविड़ परिवार में कौन सी भाषा नहीं आती है? तो तमिल, कन्नड़ और तेलुगु, ये तीनों ही द्रविड़ भाषा में आती हैं, एस्तोनी नहीं आती है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 153। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? तमिल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। भारोपी भाषा परिवार का एक वर्ग सतम किस भाषा का शब्द है? सतम, तो ये तमिल नहीं, तमिल जो सतम है वो आपका अवेस्ता भाषा का शब्द है, ठीक है। अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वानों में कौन शामिल नहीं है? अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वानों में कौन शामिल नहीं है, पूछा गया। अच्छा प्रश्न है, शिव सिंह सिंगर नहीं है। इनके नाम नोट कर लीजिए, याकोबी, नामवर सिंह, तगारे, ये तीनों ही अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले प्रमुख विद्वान थे। प्रारंभ में देवनागरी लिपि की एक विशेषता थी, क्या थी? देवनागरी लिपि में शिरोरेखा नहीं लगती थी पहले, है ना, ये विशेषता थी प्रारंभ में। अब तो शिरोरेखा के बिना हिंदी मानी ही नहीं जाएगी। अपभ्रंश का एक भेद ब्राह्मण किसके द्वारा किया गया था? बताइए, ब्राह्मण, जिसमें सिंधी भाषा आती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मार्कंडेय ने। आगे चलते हैं, प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? तो प्रथम प्राकृत पाली भाषा को कहा जाता है, ठीक है। हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ माना जाता है, कब से माना जाता है? 11वीं सदी से। कौन सी भाषा कृत्रिम भाषा कही जाती है? तो कृत्रिम भाषा कही जाती है प्राकृत, ठीक है। पाली भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पाली भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य में हुआ था, है ना। पाली भाषा में ग्रंथ लिखे गए थे, अभिधम्म पिटक वगैरह। राजा भोज का सपना किस भाषा में लिखा गया? बताइए, राजा भोज का सपना किस भाषा में लिखा गया? किसने लिखा था राजा भोज का सपना? सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली में लिखा गया। हिंदी में अनेक शब्दों को, शब्द जो सीधे संस्कृत से आए उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? जो सीधे संस्कृत से आए हैं तत्सम शब्द कहते हैं, और तद्भव हिंदी के शब्द। वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर प्राकृत में से होते हुए सीधे हिंदी में आए हैं, क्या कहलाते हैं? तो उनको तद्भव कहते हैं। याद रखिएगा, तद्भव शब्द प्राकृत में से होते हुए आए हैं, ठीक है, हिंदी में। आगे चलते हैं, राजभाषा का सही तात्पर्य क्या है? तो राजभाषा का सही तात्पर्य है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त भाषा। आभीर से तात्पर्य क्या है? आभीर से तात्पर्य है नामी साधु द्वारा किया गया अपभ्रंश का एक प्रमुख भेद। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे परदेशी भाषा नाम दिया था? तो परदेशी भाषा नाम दिया था खड़ी बोली को। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है 6वीं शताब्दी में। माधवी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? अब देखिए, माधवी शब्द आ गया, तो माधवी पाली भाषा का, ठीक है। बैसवाड़ी, काशिका और कौन सी थी अभी हम लोगों ने पढ़ी थी? बैसवाड़ी, काशिका, कौरवी, है ना। तो याद रखिएगा ये तीनों, उसमें से एक माधवी भी आ गई, माधवी पाली भाषा की। संपर्क भाषा के रूप में जानी जाती है संपर्क भाषा, जो मतलब एक भाषा को दूसरी भाषा से जोड़ती है। सही उत्तर इसका बताना, सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। आगे चलते हैं, प्राचीन लगा दिया तो ऐसा नहीं कि गलत कर दीजिएगा क्वेश्चन। गधे के ऊँट वाली लिपि कहलाती है, किसको कहते हैं? खरोष्टी लिपि को कहते हैं, है ना। उल्टा लिखते हैं खरोष्टी लिपि में, दाएं से बाएं लिखते हैं खरोष्टी लिपि में। हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं ना, वो लोग दाएं से बाएं लिखते हैं। आगे चलते हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप के प्रदीप भट्ट, ऐसे याद किया था मैंने, प्रदीप भट्ट तो बालकृष्ण भट्ट, इसमें भट्ट आ रहा है लेकिन केशवराम नहीं, बालकृष्ण भट्ट ने। भाषा सर्वेक्षण के लेखक का नाम बताना है, तो ग्रियर्सन है, ठीक है, भाषा सर्वेक्षण के लेखक। भोजपुरी में किसने साहित्य सृजन किया है? तो भोजपुरी ने राहुल सक्सेना ने सृजन किया है। डिलाही किस भाषा का दूसरा नाम है? देखिए, डिलाही नाम आ गया, तो डिलाही आपकी लहंदा भाषा का है, याद रखिएगा। लहंदा का डिलाही जो है वो दूसरा नाम है। किस बोली का प्राचीन रूप डिंगल कहलाता है? आसान प्रश्न, मारवाड़ी। किस भाषा में दादू पंथियों का साहित्य मिलता है? तो दादू पंथियों का साहित्य जयपुरी में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, जयपुरी में। दादू भी राजस्थान के थे। निम्नलिखित में से किस बोली में प्रसिद्ध लोकगाथा आला खंड की रचना हुई है? तो आला खंड की रचना बानफरी बोली में हुई है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाटकों में निम्न वर्ण के पात्रों द्वारा किया गया था?
सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। ठीक है, जो प्राकृत भाषा थी वो निम्न लोगों के द्वारा बोली जाती थी। जो संस्कृत भाषा थी वो पंडितों और पांडा लोग के लिए बोली जाती थी। शिष्ट समाज की भाषा का संस्कृत से भेद प्रकट करने के लिए जनसामान्य की भाषा को प्राकृत संज्ञा दी गई। किसका कथन है? इंपॉर्टेंट है, उदय नारायण तिवारी ने कहा था ये। प्राकृत का पहला व्याकरण लिखने वाले कौन है? तो वररुचि हैं। वररुचि, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 184 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 184 कहता है कि किसका उल्लेख कई स्थानों पर भाषा विशेष के रूप में ना होकर तत्सम शब्दों के तद्भव या विकृत रूप में मिलता है? सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश में भी, अपभ्रष्ट में भी, अपभ्रंश में भी। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। विकृत रूप है ना तीनों। निम्नलिखित में से किसकी भाषा को पश्चिमी अपभ्रंश कहा गया है? तो पश्चिमी अपभ्रंश कहा गया है स्वयंभू की भाषा को। निम्नलिखित में से किसकी भाषा को पूर्वी अपभ्रंश कहा गया है? तो पूर्वी अपभ्रंश कहा गया है कन्हपा की भाषा को। याद रखिएगा, पश्चिमी तो स्वयंभू और पूर्वी तो कन्हपा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से किसका बोध होने लगा? पहली लाइन है, अब अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बताइए, सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 188। अपभ्रंश के आदि कवि स्वयंभू की रचना नहीं है। ऋठिमेण चरु, महापुराण, पौमचर्यु और स्वयंभू छंद। बताइए 188 का सही उत्तर। तो महापुराण नहीं है। किसकी है महापुराण? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर इसका। अभिमान मेरु की रचना के नाम से प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है अभिमान मेरु के नाम से? सही उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत। नैरात में भावना और परम महासुख की रहस्यानुभूति का संबंध किससे है? बौद्ध सिद्ध से है। भविष्यत कहा किसकी है? धनपाल की है। अवधि नाम का भाषा के अर्थ में प्राचीनतम प्रयोग नुह सिपर में किसने किया? नुह सिपर में किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। ऊ लड़िका ई से करिया है, उक्त वाक्य की भाषा बतानी है। ऊ लड़िका ई से करिया है, ऊ लड़िका ई से करिया है। समझ में आ रहा है ना इसका अर्थ क्या है? समझ में आ रहा होगा। सही उत्तर हो जाएगा अवधी भाषा। ऊ लड़िका ई से करिया है, वो लड़का इससे खाला है। आगे चलते हैं, अवध विलास के लेखक कौन है? तो अवध विलास के लेखक है लालदास। 95 निम्न में से मूल भारोपी भाषा की विशेषता नहीं है। तो मूल भारोपी भाषा की विशेषता नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें प्रत्ययों का आधिक्य नहीं था। ऐसा नहीं है, भारोपी भाषा में प्रत्ययों का आधिक्य था। भारोपी परिवार की शाखा नहीं है। कौन सी शाखा नहीं है? अल्बानी भी है, इटालिक भी है, ग्रीक भी है, जर्मन भी है, बांतु नहीं है। आगे चलते हैं, शतम वर्ग की शाखा नहीं है। शतम वर्ग की शाखा कौन सी नहीं है इसमें? तो भारत ईरानी भी है, बाल्टिक स्लाविक भी है, अर्मीनी भी है, हिटाइक हित्ती नहीं है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। छंदस के नाम से किसे जाना जाता है? तो छंदस के नाम से ऋग्वेद में जाना जाता है, छंद को कहते हैं ऋग्वेद में। प्राचीन या प्रथम प्राकृत के नाम से जाना जाता है किसको? तो प्राचीन या प्रथम प्राकृत अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, पाली भाषा को। शौरसेनी अपभ्रंश के विकास में से विकसित भाषा नहीं है। तो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषा जो नहीं है वो हो जाएगी कौन सी हो जाएगी? पूर्वी हिंदी हो जाएगी, है ना। गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी तीनों ही शौरसेनी अपभ्रंश हुई, पूर्वी हिंदी नहीं हुई है इससे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की से अर्धमागधी से हुई है ना। निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है। तो राजस्थान की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? लाटी नहीं है। प्रश्न नंबर 202, किसकी साहित्यिक भाषा को साधु भाषा कहते हैं? बताइए। तो साधु भाषा कहते हैं किसकी? बंगाली को। ठीक है, याद रखिएगा, साधु भाषा के नाम से जानी जाती है बंगाली, और इसको ब्रजबुली भी कहा जाता है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 203 और ये आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है। डोगरी किस भाषा की एक बोली है? तो डोगरी आपकी पंजाबी भाषा की बोली है। ठीक है, बताइएगा। 203 प्रश्न कराए, कितने प्रश्न सही हुए आपके? ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको मज़ा भी आया होगा। बाकी तो ये अवतरण है जो, अच्छा हाँ, इसको जो आप जो आरसी होता है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको बिल्कुल भी आप छोड़िएगा नहीं, बढ़िया से प्रश्न करिएगा, क्योंकि इसमें आपका टाइम जरूर लगता है, लेकिन आपके 5 के 5 प्रश्न मुफ्त में आपको मिल जाते हैं एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, और 5 प्रश्न का मतलब है 10 नंबर आपको
मिल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इसको भी आप 1-2 बार अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो पेपर 1 है, पेपर 2 दोनों में ही ये प्रश्न आते हैं आरसी से, ठीक है, जिसको हम लोग अपठित गद्यांश बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न करने की आदत है, होमवर्क प्रश्न दे देती हूँ। वैसे तो बीच में मैं काफ़ी प्रश्न कर लेती हूँ आपसे, लेकिन बच्चों के उत्तर नहीं आते हैं। तो बताइएगा कि जो कामायनी है ना, तो कामायनी में जो कामायनी है, तो कामायनी एक पुस्तक आई थी कामायनी के ऊपर, कामायनी एक पुनर्विचार। तो ये किस लेखक की है बताइए। कामायनी एक आसान प्रश्न है, एक पुनर्विचार किसकी ये वो है, किताब है, किसकी पुस्तक है ये, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इकाई 2 के प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ आपको, पिछले संडे को मैंने करवाया था। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक सभी अभ्यर्थियों को हृदय की गहराई से धन्यवाद।